हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। जो बच्चे इंग्लिश नेट का एग्जाम देने वाले हैं दिसंबर 2023 में कॉमर्स के एज वेल एज मैनेजमेंट दोनों के लिए टॉपिक है वो यूजफुल है। वैसे कोई भी अकाउंटिंग का बेसिक कर रहा है, चाहे वो +1 से +2 कॉमर्स से है जो बिलोंग करता है, तो उसके लिए भी यूजफुल है। बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें होती है कि जो अकाउंटिंग है जिसके अंदर हम ये करते थे कि जितने भी हमारे पास डाटा है ना उसको रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना। सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करते थे उन टर्म्स को जो फाइनेंशियल नेचर के, जो मॉनेटरी टर्म के, देन उसको रिकॉर्ड करना, फिर क्लासिफिकेशन करना और उसी के बेस पे आके रिजल्ट निकालना कि हमारे जो रिजल्ट को इंटरप्रेट करना, यानी कि हमारा जो ओवरऑल बिजनेस है ना वो उसकी वेल्थ है, वो कहाँ चल रहा है, वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है कि लॉस अर्न करना, ये चीजें चेक करना। तो यहाँ पे क्या था ना कि हर एक एंटरप्राइजेज है ना वो अपने हिसाब से, ठीक है, कोई तो है ना सेल्स के हिसाब से लेके चलता था, कोई कॉस्ट के हिसाब से, मतलब सभी के ना जो मेथड्स थे ना, जो डाटा को या ऐसे बना लो कि जो बुक्स को मेंटेन करने के वो डिफरेंट थे। तो ऐसे में जो यूजर्स हैं यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनको एक प्रॉब्लम आती थी कि वो जैसे एक कंपनी है, दो कंपनी है, तो इनका आपस में कंपैरिजन कैसे करें, इनमें से कौन सी अच्छी है, कौन सी कैसे कंपैरिजन करें। एक ने तो सेल के बेस पे किया हुआ है, एक ने कॉस्ट के बेस पे जो हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो किया हुआ है। तो इसमें ना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। तो इन्हीं चीज के ऊपर की जब जो प्रॉब्लम्स अराइज हुई ना, तो इनका सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें इस तरह की प्रॉब्लम आई कि भी हमें ना समझ नहीं आ रहा था प्रॉपर्ली, या यूँ मान लो कि सबकी अपना अपना तरीका था, जो भी अकाउंटेंट था वो अपने हिसाब से बना रहा था। तो ये प्रॉब्लम थी कि हम इसको एनालाइज नहीं कर पा रहे। तो इसका फिर क्या किया गया ना, सॉल्यूशन ढूंढा गया, भाई इसको एक सिंप्लीफिकेशन लैंग्वेज में किया जाए या इस तरीके की कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढा जाए जो सबकी एक यूनिफॉर्मिटी सी हो, ताकि हम कोई भी एक या दो तीन कंपनी का आपस में अगर डिफरेंस करना चाहें, देखना चाहें, उनकी वैल्यू को कंपैरिजन करना चाहें तो कर सकें। तो उसके लिए वो फिर क्या बने कि उसको हमने रूल बना दिया, उसको रूल बना दिया गया, ये जो सॉल्यूशन मिला। और जो ये रूल्स बने ना कि हमें ऐसे ऐसे करके ना हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो करना होगा, बुक्स में रिकॉर्डिंग करनी होगी। तो जो रूल्स बने ना इनको क्या किया गया ना, यूनिफॉर्मली या यूं कह लो कि मतलब सभी के लिए यूनिफॉर्म कर दिया गया, यूनिवर्सली, ठीक है, एप्लीकेबल, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया कि ठीक है ये चीज है ना, सही है। यूनिवर्सली इनको क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया, किसको, इन रूल्स को, कि सभी में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। जितने भी मतलब कंपनी है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर रही है, रिपोर्ट कर रही है, और वो सेम हो, तो वो जो एक्सेप्ट कर लिए गए ना, तब ये क्या बन गए, प्रिंसिपल बन गए। यानी कि सबसे पहले अपने को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम अराइज हुई कि इस चीज को हम कैसे करें, कैसे हम कंपैरिजन करें, किस तरीके से किया जाए ताकि सिंप्लीफिकेशन भी हो, हर किसी के लिए अंडरस्टैंडेबल भी हो। तो उसका सॉल्यूशन ढूंढा गया, वो क्या, वो रूल बने, ठीक है। एक पर्टिकुलर किसी एंटरप्राइज ने ये रूल लग भी, ठीक है, हमें ना जो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करेंगे इस हिसाब से करेंगे, बाकी हम उन्होंने भी धीरे धीरे चीज को फॉलो करना किया। जब उन्होंने फॉलो करना शुरू किया तो यूनिवर्सली इनको एक्सेप्ट कर लिया गया, इन रूल को एक्सेप्ट किया गया कि हाँ जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा किसी भी एंटरप्राइजेस में वो इस तरीके से होगा, उसमें ये चीजें हैं वो फॉलो करनी होगी। तो जब वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट किए गए ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, सेम रहे, और जब उनको एक्सेप्ट कर लिया गया तो इट बिकम अ प्रिंसिपल। तो ये क्या है, प्रिंसिपल। ये ना ही तो कोई डायनेमिक है ना ही कोई स्टैटिक है, इसको अकॉर्डिंग टू टाइम ट्रीटमेंट होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो एक बार बन गया वो बन गया, जैसे कहते हैं कि नॉट ए रूल ऑफ थंब कि जो बस बन गया वो बन गया, ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसमें चेंजेस हैं वो आते रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। तो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के अंदर इसको दो पार्ट बेसिकली आए गए हैं। एक तो इसमें आते हैं कंसेप्ट और दूसरा इसमें आता है कन्वेंशन। कंसेप्ट में क्या आएगा ना, ये सारे मतलब वो है जो एक तरीके से ये मान लो कि प्रिंसिपल सबको यूनिफॉर्मिटी अपने हिसाब से क्या फॉलो करने होते हैं, ये रूल्स में ये बनाए गए हैं। और जो कन्वेंशन में जो चीजें आएंगी ना, ये वैसे कोई पर्टिकुलर वैसे प्रिंसिपल में काउंट किया गया है, लेकिन ये नहीं कहते कि हमारी परंपरा चलती आ रही है, ठीक है, ट्रेडिशनल है, कस्टमाइजेशन है इसमें, की कस्टम कि हम स्टार्टिंग से लेके ना इनको फॉलो करते ही रहे भी, हर एक एंटरप्राइजेस है ना वो इस चीजों को फॉलो कर ही रहा है, तो ये वैसे प्रिंसिपल में काउंट होने लगते हैं। तो कंसेप्ट में क्या आता है, पहला इसका आता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इसका पहला कंसेप्ट क्या कहता है कि जो बिजनेस को चला रहा है, जो रन कर रहा है जो पर्सन, ठीक है, और
बिजनेस दोनों अलग अलग है, यानी कि जो ओनर है और जो बिजनेस है ना दोनों अलग अलग है, दोनों सेम नहीं होंगे। कि इसमें जो बंदा इसका जो ओनर है वो इसमें जो भी पैसा लगाएगा वो कैपिटल ट्रीट की जाएगी, और वो पर्सन अपने लिए जो भी पैसा निकालेगा काम में लेगा वो ड्राइंग होगी इसकी। ठीक है, तो ओनर और बिजनेस दोनों क्या है, अलग अलग है। ये कंसेप्ट हमारा ये कहता है। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, इसको हम एज ए ओवरव्यू या रिवाइज के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। तो जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है ये इसको सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट भी कहते हैं, इसको इकोनॉमिक एंटिटी कंसेप्ट भी कहते हैं, कि जिसके अंदर बेसिक बात यह बताई गई है कि जो बिजनेस का ओनर है जो इसको काम कर रहा है और जो बिजनेस है, यानी कंपनी और कंपनी का मालिक दोनों अलग अलग होंगे, उनको एक नहीं माना जाएगा। दूसरा इसके अंदर आता है मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है कि इसमें वो ही टर्म्स हैं, वो ही काउंट होंगी जो मॉनेटरी वैल्यू है, यानी कि जो पैसे की फॉर्म में है, जो पैसे की फॉर्म में आएंगी ना, जो मॉनेटरी फॉर्म में आएंगी। यानी कि देखो बिजनेस है, उसके अंदर हम ये कहेंगे कि इसका जो मैनेजर है ना वो बहुत हॉनेस्ट है, बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत एफर्ट्स लगा रहा है, बट इसकी एंट्री कैसे, आप एक हॉनेस्टी को कैसे मेजर करोगे कि कितने पैसे, उसकी वजह से काफ़ी प्रॉफिट हमें हो रहा है। इनफैक्ट है कि हमारे एम्प्लॉई हैं वो पंक्चुअल हैं, बहुत ही डिसिप्लिन है, आपस में जो हमारा इन्वायरमेंट है बिजनेस का वो बहुत अच्छा है, बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट है, जिससे प्रोडक्शन अच्छी होती है, रिजल्ट आउटपुट बहुत अच्छा निकलता है। इसका इफेक्ट तो बहुत पड़ रहा है हमारे बिजनेस पे, बहुत पॉजिटिवली, लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट है ना अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कहीं नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा। यानी कि इसके अंदर ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप सिर्फ उन्हीं टर्म्स को ही काउंट करो जो मनी की टर्म है, जो पैसे के फॉर्म में जिसको आप करते हो। जैसे आपने कोई मशीन खरीदी है, उसकी ऐसे ट्रीटमेंट भी वो आप 5 लाख की लाई है, 7 लाख की लाई है, तो वो ट्रीटमेंट होगा। कोई बेचा है, कितने में बेची है, तो जो पैसे की फॉर्म है ना वो इसमें आएगी। तीसरा हमारा आता है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि भाई ये जो कहता है कि भाई हम नहीं चाहते कि तुमने आज बिजनेस शुरू किया और कल को बंद कर दो। ठीक है, देखो कोई भी बिजनेस शुरू करता है पर्सन ये सोच के तो कभी नहीं करता है कि जल्दी वाइंड अप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर कोई क्या चाहता है आगे आने वाले टाइम में हमारी आने वाली जनरेशन इसको और आगे तक लेके जाएगी। तो बिजनेस है वो गोइंग कंसर्न है, यानी कि लंबे टाइम तक चलेगा। तो इसमें यही कहते हैं कि वो आपका चलता ही जाएगा, चलता ही रहेगा। नेक्स्ट इसका हमारा आता है अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल में क्या कहते हैं कि भाई जब भी आपके अप्रूवल से पहले ये वाला करते हैं रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, या इसको रियलाइजेशन भी कहते हैं, रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन या रियलाइजेशन दोनों इसी के नाम से जाने जाते हैं। तो इसके अंदर ये कहते हैं कि जब भी आपका रिवेन्यू जो हो गया है भी ठीक है, जब भी आपकी सेल हो गई, आपको पैसा आपके हाथ में मतलब कैश आया है या नहीं आया, नो इफेक्ट, कोई मैटर नहीं करता। आज आपने कोई गुड्स को बेच दिया, सेल हो गई है, उसकी एंट्री आप बुक में पास कर दो। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि अगर देखो आज हमने कोई गुड्स है वो सेल कर दी है, चली गई है गुड्स तो हमने बेच दिया, लेकिन उस बंदे ने हमारे साथ एग्रीमेंट किया है कि वो हमें नेक्स्ट मंथ इसका पैसा देगा। ठीक है, सपोज कि उसने ये जो हमने बेची 30,000 का सामान बेचा कोई और वो उसने पैसा नहीं दिया, वो कह रहा है कि उसको हमने बेचा है, जैसे नवंबर है तो नवंबर में हमने उसको सेल कर दिया, ये बंदा कह रहा है कि वो पैसा दिसंबर में देगा। गुड्स हमारे पास से चली गई, जब इसकी हम एंट्री करेंगे, ये क्या कहते हैं कि आप तभी एंट्री कर दें कि जब आपका रेवेन्यू रहा हो गया, आपको कैश मिला है कि नहीं मिला, उसको हम अपने अलग से शो करते हैं कि ये पेंडिंग है। अगर इसको जो एंट्री पास अभी कर देंगे, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इस महीने में वो गुड्स चली गई है तो 30,000 का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, क्योंकि उसकी एंट्री अगर हम पास नहीं करेंगे तो ये 30,000 कहाँ से लॉस दिखाएगा। और नेक्स्ट मंथ में ये कहाँ कोई गुड्स की ट्रांजैक्शन ही नहीं होगी, ये पैसा देगा तो ये प्रॉफिट, तो मिसमैच हो जाएगा, बैलेंसिंग में नहीं आ जाएगी और फिर गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि हम अकाउंटिंग करते किस लिए हैं, हमें हर एक चीज याद नहीं रहती है, बिजनेस में जो चीजें हैं वो याद नहीं रहती हैं, उसी के लिए तो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया गया था, भी हर एक चीज को याद करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये क्या कहता है कि आप मतलब जब भी आपका रिवेन्यू हो जाए, रिकॉग्नाइज हो गया है, ठीक है, तब भी उसकी आप एंट्री पास करें। अब हम करते हैं अप्रूवल पे। अप्रूवल इसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड किया गया है। इसके अंदर कहते हैं कि कोई भी एक्सपेंडिचर भी अगर आपका हुआ है, कोई भी इनकम हुई है ना,
वो जब भी जनरेट होती है, जब भी होती है, आप उसकी एंट्री पास कर दो, उसकी कैश आपको अपनी लिए बाद में, आपने अभी पे किया बाद में पे करेंगे, वो कर उसकी एंट्री आप कभी पास कर दें। नेक्स्ट इसके अंदर आता है ड्यूल कंसेप्ट। ड्यूल में क्या होता है, इसमें कि कोई भी हम एंट्री करेंगे ना अकाउंटिंग में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करेंगे तो उसकी दो एंट्री होगी, ठीक है, एक डेबिट साइड होगा और दूसरा क्रेडिट साइड। दो एंट्रीज हम पास करने वाले हैं डेबिट के। ये इसलिए होता है कि गुड्स एक चीज आने का, और अगर गुड्स हमारे पास आ रही है तो पैसा जा रहा है, अगर पैसा आ रहा है तो गुड्स जा रही है, तो डबल एंट्री उसकी होनी चाहिए। एक चीज जाएगी मतलब एक आने का, डेबिट और क्रेडिट होगी। तो इससे क्या होगा कि हम इसको चेकआउट कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर दोनों साइड हमारी इक्वल आ रही है दैट मीन सही है, अगर इक्वल नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। तो हम लोग भी +2 में करते थे, ठीक है, और ग्रेजुएशन में भी किया है। ये बैलेंस शीट बड़ी घुमाती है बच्चों को, खासकर कॉमर्स के बच्चों को, कि बैलेंस शीट का जो बैलेंस है लास्ट वो इक्वल नहीं आता। इट मीन्स कहीं ना कहीं हम प्रॉब्लम करें, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, हम फिर चेकआउट करते थे बिकॉज हमारा सही नहीं गया है, एसेट्स और लायबिलिटी सही है वो इक्वल नहीं आई है, दैट मीन्स हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है। और ये चीजें काफी चलती थी इसमें कि वो मिलता नहीं था, भी हमने गलती करी कहाँ, वो पकड़ नहीं आती थी, तो उसके पीछे काफी टाइम भी जाता था। तो वही चीज है कि वो इसीलिए होती है कि हम वेरिफिकेशन कर सकें, चेकआउट कर सकें। और मैचिंग भी इसी का ही है कि हम मैच करें हमारे मैचिंग में, मैचिंग कंसेप्ट में कि हम भी मैचिंग करते हैं हमारे हर एक साइड की कि वो सही है कि नहीं है, वेरिफिकेशन करना कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं, जितनी भी हमारी इनकम हुई है, कौन सी साइड कैसी कितना हुआ है, ठीक है, दोनों साइड हम इसका मैच करा, अगर हमारा ये चीजें बिल्कुल सही है तो फिर हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर उसको देखते हैं, जो चीज ग्रेटर होगी, अगर इनकम ज्यादा है तो बेनिफिट है, अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो लॉस है। तो इसके ये हमारे मोटा मोटी थे। एक इसमें आता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, यहाँ लिखती हूँ मैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव टाइप से आप करें, ऑब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पे क्या है ना कि जो अकाउंटेंट है ना वो अपनी मनमर्जी ना करे, बाइसनेस को ना ऐड करे, पीछे के कोई भी ट्रांजैक्शन उसने बताया ऐसे रिपोर्ट कर दी, ऐसे रिपोर्ट नहीं कर सकता। वो भी चीजों को रिपोर्ट करेगा जिनका उसके पास बाकायदा प्रूफ होगा, ठीक है। यानी कि अगर कोई रिसीप्ट है तो उस मतलब कोई रिसीव हुआ या कुछ भी पे किया है ना, तो उसकी जो स्लिप होगी, वाउचर्स होंगे, वो उसके पास हो। अगर उसने 30,000 के 50,000 का रिकॉर्ड किया है तो उसके पास प्रूफ हो कि ये 50,000 कहाँ से कैसे आया है या कहाँ गया है, उसके पास उसका ब्यौरा होना चाहिए, डिटेल होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर अपनी खुद की नहीं ऐड कर सकता कोई भी अकाउंटेंट, उसको फिर वैलिड नहीं माना जाएगा। और एक इसके अंदर आता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के अंदर क्या होता है कि जो बिजनेस है, अभी हमने कहा कि लॉन्ग पर जाना, लंबे टाइम तक चलेगा, तो अगर एक्चुअली ट्रू पोजीशन तो एक बिजनेस की ना हमें तभी पता चलती है जब वो वाइंड अप होते हैं, इसमें हमने क्या कमाया और क्या नहीं। बट ऐसा तो नहीं है ना कि हम उसको वाइंड अप करेंगे ये जानने के लिए कि भी हमारा फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अकाउंटिंग पीरियड क्या कहता है कि आपका बिजनेस है वो बहुत लंबा जाने वाला है, इसीलिए इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें हम टाइम पीरियड के हिसाब से, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड हम बेसिकली 1 ईयर का लेते हैं कि उसके अंदर हम इसकी स्टेटमेंट बनाएं, फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है उसका चेकआउट करें कि हमारा जो बिजनेस है वो कितना ग्रो कर रहा है, कितना उसमें प्रॉफिट हो रहा है या कहीं लॉस तो नहीं हो रहा है। अगर उसको हम उसी टाइम वाइंड अप करेंगे तो हमारे हाथ तो कुछ नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगा। अगर साथ साथ हम चेकआउट करते जाएंगे कि बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है तो हम उसको और उस पर मेहनत करेंगे, किस चीज से अपने को प्रॉफिट आ रहा है उसको आगे लेके जाएंगे। अगर अपने को पता चलता है कि कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है तो उस चीज के ऊपर वर्क करेंगे भी इस चीज को हम कैसे दूर कर सकते हैं, लॉस कैसे हो रहा है, तो वो साथ के साथ हम इसको चेकआउट करेंगे। तो ये थे अपने कंसेप्ट। अब आता है कन्वेंशन। कन्वेंशन में क्या आएगा, पहला इसका कहता है कि फुल डिस्क्लोजर, कि जो भी इंफॉर्मेशन हो ना उसका पूरी डिटेल, फुल फ्लैश डिटेल आपके पास होनी चाहिए, कि आप पूरी आपके पास डिटेल दें ताकि कोई भी इन्वेस्टर्स है कस्टमर है जो इंफॉर्मेशन लेना चाहे ना उसको फुल डिटेल आपके बिजनेस की मिले, ताकि वो अपना डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, बाइंग डिसीजन है, वो इजीली ले सके। तो ये चीजें इसके अंदर है कि पूरा इसमें डिस्क्लोजर होना चाहिए। इसी के अंदर नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे मटेरियलिटी। इसको मैंने साथ इसलिए करवाया है, मटेरियलिटी को साथ इसलिए करवाया है कि इसका ना एक्सेप्शन है, इसमें कह रहा है कि फुल डिटेल दो, इसमें कह रहा है कि जो जरूरी है ना सिर्फ उसी को ही दो,
जो कंपलसरी है, जो आपकी मेंटालिटी है, कि जैसे कि आपने लिखा ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं ना, उनकी ग्रुप बना ले, जैसे कि हमारे इतने पेंसिल यूज हुए, इतने पेन यूज, इतने मार्कर यूज हो गए, इन चीजों की इस तरह की एक्स्ट्रा ओवरबर्डन ना करें एक स्टेशनरी, तो उसमें सारी चीजें आ जाएंगी, बस ग्रुप डाल दिया तो उसमें पूरी डिटेल देने की जरूरत नहीं है। या यूं कह लो कि छोटी छोटी चीजें हैं जिसका इतना ज्यादा हमारे प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट नहीं जाएगा, तो उन चीजों को इग्नोर करें, जो नेसेसरी है, जो मेजर पॉइंट है, उन्हीं को ही काउंट करो। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कन्वेंशन। कन्वेंशन में क्या आता है कि इसमें ये कह रहे हैं कि एक अकाउंटेंट को हमेशा सेफली प्ले करना चाहिए। सेफली प्ले का मतलब कि अपने रिस्क को मेजर करके चले। जैसे कि अगर अपने को ये लगता है कि इन फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है, तो उसका कोई उसको आगे से पहले से ऐसा तैयार नहीं करना कि उसको वहां पे हम एक्सपेंड कर दें या पहले डिटेल कर दें। लेकिन अगर कोई लॉस हो रहा है, अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई भी लॉस हो सकता है, तो उसका पहले से हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, उसका ब्यौरा हमें तैयार करके रखना चाहिए। यानी कि पहले से प्रिपेयर होना चाहिए अकाउंटेंट को, उसके लिए बना के रखना चाहिए। जैसे हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कि अगर हमारे बैड डेट्स हो जाते हैं, डाउटफुल जो है, तो उसका प्रोविजन पहले से बना हो। तो इसमें ये कहते हैं कि जो प्रॉफिट है ना उसकी नहीं होता, लेकिन अगर अपने को लगता है कि फ्यूचर में कोई भी लॉस हो सकता है, तो उसका हमें पहले से अपना प्रोविजन है वो बना के रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अब इसके अंदर नेक्स्ट क्या आ गया, कन्वेंशन हो गया। अब इसके अंदर नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या कहते हैं, देखो एज एन आपको ना कंसिस्ट होना चाहिए अपने काम के लिए। तो इसमें ये होता है कि अगर आप कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उसमें जो आपने मेथड आज फॉलो किया है, जो मेथड आपने आज फॉलो किया है ना, इन फ्यूचर आप उसी को ही लेके चलो। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि हमारी जो प्लांट मशीनरी है उसका आपने डेप्रिसिएशन को यूज किया है, तो अगर एक साल हम स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं, दूसरा रिटर्न डाउन कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा, जिसको हम क्या है ना इजीली कंपैरिजन नहीं कर सकते, कंपेरेबल नहीं होगा वो। तो ये जो भी मेथड आप जिस भी ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं जिस भी तरीके से, तो उसमें आपकी कंटिन्यूसली आप मतलब उसी को ही रखो, कंसिस्टेंसी उसमें बना के रखो। तो ये हमारे हैं एक इसके हम कहते हैं सब्सटेंस ओवर द फॉर्म, यानी कि हम क्या करते हैं कि सब्सटेंस के ऊपर काम करते हैं, कि जब भी अपने को कैश मैटर नहीं करता, ठीक है, तो उसके या कैश के साथ साथ लीगल ओनरशिप भी मैटर नहीं करती। हम क्या करते हैं कि हमारे पास चीज आ गई, उसको अपना, जैसे अपने हायर परचेज भी कोई गुड्स परचेज करिए, तो गुड्स हम उठा लाए, तो उसके हम अपने अकॉर्डिंग लीगली तो हम उसके ओनर कब बनेंगे, जब उसकी हम लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे, तब हमारे पास उसकी लीगल ओनरशिप आएगी। लेकिन एट फर्स्ट हम उसको अपना उसको काम देने लगे, उसकी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन हम कर ही देंगे ना, क्योंकि उसको वो एसेट्स हमारी है। ठीक है, जब तक उसकी इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं होती है, यानी कि उसकी लीगल फॉर्म नहीं हुआ है, अभी लीगल ओनरशिप नहीं आई है, तो वो भी मैटर नहीं करती है कैश के साथ। ये हमें हमारे पास गुड्स आ गई है, उसको हम उसके ट्रीटमेंट करेंगे अकाउंटिंग में, उसको यूज करेंगे। ठीक है, लीगल फॉर्म की उसकी हम लीगल ओनर तो उसके लास्ट कभी बनेंगे, तो वो मैटर भी नहीं करता है जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये हमारे इसके बेसिक दो प्रिंसिपल है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, काइंड कर सकते हैं कंसेप्ट और कन्वेंशन में। कंसेप्ट में आता है हमारा बिजनेस एंटिटी, जो ये कहता है कि बिजनेस है वो ओनर और जो बिजनेस दोनों अलग अलग होंगे। मनी मेजरमेंट में जो सिर्फ मनी के रूप में, जो पैसे के फॉर्म में टर्म्स है वो काउंट होंगी। गोइंग कंसर्न यानी कि बिजनेस हमारा बहुत लंबा चलता जाएगा। ड्यूल कंसेप्ट में डबल एंट्री होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। मैचिंग में हम मैच करते हैं कि हमारा कितना मतलब कहाँ से आया है, कहाँ गया है, वो चीजें चेकआउट करते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन के अंदर हम ये देखते हैं कि अगर जब भी हमारी गुड्स है वो सेल हो गई है, मतलब जो रिकॉग्नाइज हो गई है, तभी उसकी एंट्री पास करेंगे। अक्रूड में भी ऐसे देखते हैं, जो भी एक्सपेंडिचर है, जो भी इनकम है वो हो गई है, उसकी एंट्री वो पास की जाएगी, कैश मैटर नहीं करता। ऑब्जेक्टिव फॉर्म होना चाहिए, यानी कि अकाउंटेंट है वो अपनी बायसनेस को ऐड ना करे, ऑब्जेक्टिवली रूप में करे कि उसके पास पूरा प्रूफ हो, तभी उन चीजों की एंट्री पास करें। और नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि काउंटिंग पीरियड, यानी कि हम अकाउंटिंग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि हम अपने फाइनेंशियल जो वेल्थ है उसको चेक कर सकें बिजनेस की, और पार्ट्स में चेकआउट बांट देते हैं। कन्वेंशन में क्या आता है, फुल डिस्क्लोजर के पूरी की पूरी डिटेल होती है, हमारी हर एक इन्फॉर्मेशन हम देते हैं, जो भी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो चीजें हमारे पास बिजनेस में आई हैं। मटेरियलिटी में क्या है कि आप सिर्फ उन्हीं चीजों को यूज करो जो मतलब जरूरी है, या जो यूं कह लो कि जिसका इफेक्ट पड़ता है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पे, उन चीजों को आप ज्यादा लो, बाकियों को इग्नोर करो, जो मेन चीजें हैं उसे उठाओ। ठीक है,
और जो कन्वेंशन है या इसमें कंजर्वेटिज्म है उसको उसमें क्या कहते हैं कि कोई भी अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि इन फ्यूचर इस हो सकता है, फ्यूचर इज अनसर्टेन, तो आप उसको पहले से ही प्रिपेयर रहो ताकि उस टाइम आपको प्रॉब्लम उसकी ना हो। कंसिस्टेंसी में क्या कहता है कि आप अपने काम जो मेथड आप अप्लाई कर रहे हो, जिस भी मेथड से आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंसी होनी जरूरी है, कॉन्टिन्यूटी होनी जरूरी है कि आप उसी सेम मेथड से करो ताकि आप अपने ही बिजनेस का कंपैरिजन है वो कर सको। ये इसका मोटा मोटा ओवरव्यू था। अच्छा नेक्स्ट इसके अंदर क्या कहते हैं कि हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना उसके अंदर फंडामेंटल प्रिंसिपल ये हैं 3, कौन कौन से होंगे इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके